जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 21 अप्रैल को हुए एनडीए के पेपर के बारे में और बेसिकली एनडीए के सेकेंड पेपर से रिलेटेड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की बात हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और इनका आंसर क्या हो सकता है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन एक्चुअल में ये जो हम सेट सॉल्व कर रहे हैं वो है सेट बी। तो इसका पहला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन का, Which one of the following statements regarding earthquake is or correct? यानी कि भूकंप से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। राइट स्टेटमेंट की बात करेंगे हम, ठीक है। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली एबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिक सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कि वह स्थान जहां सबसे पहले सरफेस पर, वह स्थान जहां सबसे पहले फोकस से जब भूकंप आता है तो सबसे पहले जिस प्लेस पर टकराता है उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए भूकंप जहां से उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं फोकस, और अर्थ सरफेस पे जहां सबसे पहले टकराता है उसे कहते हैं एपिक सेंटर यानी कि अधिक केंद्र। तो वह स्थान भूपृष्ठ पर जो भूकंप के उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है, मीन्स जहां उत्पन्न हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उद्गम केंद्र, ठीक है। और इसके ठीक ऊपर जो सरफेस पे प्लेस होता है इस प्लेस को हम अधिकेंद्र कहते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें, भूकंप प्राथमिक द्वितीयक तरंगे उत्पन्न करता है जो भूकंप के उद्गम केंद्र से बाहर की ओर संचारित होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। भूकंप से एक्चुअली 3 तरंगे निकलती है और यहाँ पूछा गया है कि आपके प्राथमिक और द्वितीय तरंगों के बारे में, तो जी बिल्कुल निकलता है। यहाँ पे वर्ड यूज नहीं किया कि केवल प्राथमिक और द्वितीय तरंगे, यानी कि केवल सेकेंडरी वेव की बात नहीं कर रहा है, प्राइमरी वेव की बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव निकलती है कि नहीं निकलती है, तो जी निकलती है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, उथले उद्गम केंद्र वाले भूकंप की तुलना में गहरे उद्गम केंद्र वाले भूकंप से अधिक क्षति पहुंचने की संभावना होती है। जी नहीं, वह आप ऐसे समझिए, भूकंप की डेप्थ के अकॉर्डिंग हमने भूकंप को भी कई पार्ट में डिवाइड करके रखा है। जैसे एक होता है डीप फोकस, ठीक है, एक होता है शैलो फोकस, एक होता है आपका मिडिल में। यानी कि भूकंप के भी गहराई के अकॉर्डिंग भी हमने कई 3 पार्ट में उसको बांट के रखा है, ठीक है। और एक्चुअल में जो सबसे गहरे भूकंप होते हैं, यहाँ कह रहा है कि उथले उद्गम यानी कि जो सबसे कम डेप्थ से आता है, उथले उद्गम केंद्र वाले भूकंप की तुलना में गहरे उद्गम यानी कि जो भूकंप सबसे ज़्यादा गहराई में, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक जो सेक्टर है उसे हम कहते हैं जो सबसे कम हाइट से आता है, 0 से 70 किलोमीटर की हाइट से, एक होता है 70 से 300 किलोमीटर की हाइट पे, और एक होता है 300 से 700 किलोमीटर के अप्रॉक्स, ऐसे कुछ रेंज बना करके हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें जो होता है सबसे गहरे भूकंप होते हैं वो सबसे कम खतरनाक होते हैं, और जो कम गहरे होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग दिया हुआ है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर हम केवल कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लगभग 180 यामोत्तर जो अटलांटिक महासागर से घिरे भू क्षेत्र से दूर रहने के लिए थोड़ा सा पूर्व और पश्चिम की ओर विचलन करता है। देखिए अर्थ पे अगर हम जा रहे हैं, सरफेस पे देखते हैं, अर्थ पे देखते हैं तो 2 प्रकार की हम काल्पनिक रेखा यानी कि इमेजिनरी लाइन देखते हैं। एक होती है लॉन्गिट्यूड और एक होती है लैटिट्यूड, ठीक है। यहाँ पर हम 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं। 2-3 पॉइंट जो है लॉन्गिट्यूड से हमें याद रखना चाहिए, 0 डिग्री या 180 डिग्री, इन्हें हम न ईस्ट कंसीडर करते हैं ना ही वेस्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ये 0 डिग्री जो लाइन है एक्चुअल में, ये कह रहा है कि ये लाइन एक्चुअल में आपको मिल रही है अटलांटिक ओशियन में। तो यही स्टेटमेंट का सबसे गलत आपको वर्ड मिल जाएगा। अटलांटिक ओशियन में ये नहीं मिलता है, एक्चुअल में ये मिलता है प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन में। ये जो मिलती है वो पैसिफिक ओशन में मिलता है, प्रशांत महासागर में मिलता है। प्रशांत महासागर में आप देखेंगे तो ये लाइन 180 डिग्री, और एक्चुअल में इसके बाद जो स्टेटमेंट है अगर इस पर कोई फोकस कर लेगा तो जी ये लाइन थोड़ी सी जिगजैग यानी कि टेढ़ी मेढ़ी डिवाइड की बनाई गई है, ठीक है। लेकिन इस स्टेटमेंट की वजह से यह पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। और यहाँ क्वेश्चन से हमें बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन जो है सही है। तो पहला आंसर तो बिल्कुल गलत है।
दूसरा देखते हैं, इस रेखा के पूर्व दिशा की तिथि पश्चिम की तुलना में 24 घंटे पहले है। थोड़ा सा आते हैं मैप पे और उसको यहाँ पर देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस रेखा के पूर्व की दिशा की तिथि, यानी कि इस रेखा से पूर्व की तरफ आएंगे तो ये साइड हो जाएगा और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ये वाला साइड हो जाएगा। जब आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ते हैं तो याद रखिएगा, पूर्व साइड में आने पे 24 घंटे यहाँ पर ये जो चीज़ें होती है पीछे होती है, यानी कि 24 घंटा ये पूर्व वाला साइड पीछे रहता है और पश्चिम का जो साइड होता है वो 24 घंटे आगे की तरफ होता है। और यहाँ स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इस रेखा के पूर्व दिशा की तिथि, यानी कि पूर्व साइड में अगर बात करें, इसके पूर्व साइड में जो डेट है वह पश्चिम के कंपेयर में, यानी कि पश्चिम साइड से 24 घंटे पहले है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसका मतलब ना तो 1 होगा नहीं 2 होगा, बिल्कुल ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑरोरा से है, यानी कि ध्रुवीय ज्योति से संबंधित है। इसमें कह रहा है सबसे पहले कथन जो है सही है ये फाइंड करना है। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, सौर पवन पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने के पश्चात दोनों चुंबकीय ध्रुवों की ओर निर्देशित हो जाती है और रंगीन प्रकाश का प्रदर्शन रात्रि को आकाश में हमें दिखाई देता है। स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसे ही हम साउथ और नॉर्थ पोल की तरफ देखते हैं सौर पवन को। ये कण वायुमंडल के विभिन्न गैसों से अन्योन्य क्रिया करते हैं और प्रत्येक गैस एक विशेष रंग से उद्दीप्त होते हैं, यानी कि ग्लो करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और थर्ड स्टेटमेंट दिया है, अप्रैल 2023 में लद्दाख के हानले स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला द्वारा भारत में रात्रि के आकाश में ध्रुवीय ज्योति का चित्र लिया गया था। ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों। और ये रहा आपका ऑरोरा का लाइट जो साउथ और नॉर्थ पोल पे हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बरखान की बात कर रहा है, यानी कि चापाकार टिब्बा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। राइट स्टेटमेंट हमें बताने हैं। यह बालू का अर्धचंद्राकार टीला है जो मरुस्थल में वायु के लगातार एक ही दिशा में बहने से निक्षेपित होता है। जी बिल्कुल, डेजर्ट वाले एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर पवनों के चलने की वजह से डेजर्ट जो है एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह इकट्ठा होता रहता है और एक अर्धचंद्राकार टीला जैसा बन जाता है जिसे हम बरखान कहते हैं। और यह पवनाभिमुख पक्ष की ढाल उत्तल खड़ी होती है और अधिकतम ऊंचाई इसके मध्य में होता है। फिगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है विंड का डायरेक्शन, आप इस साइड से ऐसे देखेंगे, विंड का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है तो यहाँ से डेजर्ट जो है उड़ करके यहाँ इकट्ठा हो रहा है इस वाले एरिया में। और यहाँ देखेंगे तो स्लोप इसके अपोजिट विंड जो है क्रॉस कर जा रही है, उसके यहाँ पर आप स्लोप ज़्यादा देखोगे, इधर स्लोप क्या होता है कम होता है, बीच में हाइट इसकी क्या है ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे दो इसके श्रृंग भी दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये हो गए आपके, इसमें दिया हुआ कि पवन विमुख पक्ष की ढाल उत्तल खड़ी होती है और अधिकतम ऊंचाई इसके मध्य में होती है, यानी कि द विंडवर्ड साइड हैज अ कन्वेक्स स्टेप स्लोप विथ मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर। ये भी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या है सही है। ये पहला स्टेटमेंट भी हमारा सही है। टू एंड्स ऑफ बरखान आर कॉल्ड हॉर्न एंड पॉइंट अपोजिट टू द डायरेक्शन द विंड फ्लो, यानी कि चबाकार टिब्बे के दोनों छोर श्रृंग कहलाते हैं और ये पवन के बहने की दिशा के विपरीत दिशा की ओर संकेत करते हैं। ये दो श्रृंग हैं बट ये विपरीत दिशा को इंडिकेट नहीं करते हैं, विंड जिस साइड की तरफ जाती है उसे इंडिकेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 8 मई से और इसमें आपको 3 दिन के फ्री डेमो क्लासेस भी मिल रहा है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप बात कर सकते हैं। ये हमारी फैकल्टी है और बाकी जो भी क्वेरी है आपकी हमारे नंबर से कॉल करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेगुर सॉइल इज आर करेक्ट। रेगुर सॉइल, यानी कि रेगुर सॉइल को अगर हम देखेंगे तो कई लेवल पे इसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। रेगुर सॉइल को आप लोग जानते होंगे, इसे हम कहते हैं ब्लैक सॉइल, या इंटरनेशनल लेवल पे जब इस सॉइल की हम बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं चेरोनोजम।
ठीक है। तो ये ब्लैक सॉइल के बारे में बात कर रहा है। इट इज़ लाइट कलर्स क्ले एंड फर्टाइल सॉइल। लाइट कलर नहीं होता है, बाकी क्ले एंड फर्टाइल होती है सॉइल, बट लाइट कलर की वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इट इज डेवलप ऑन डेक्कन बेसाल्टिक लावा अंडर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। तो ये डेवलप होता है डक्कन बेसाल्टिक लावा, यानी कि हमारे जो साउथ इंडिया का जो पार्ट है, महाराष्ट्र उस साइड में अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र आप हो गया, तेलंगाना, कर्नाटका वाले एरिया में आपको ये सॉइल मिलेगा। तो ये डक्कन बेसाल्टिक लावा से क्या होता है, डेवलप हुआ रहता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। कॉटन इज एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन दिस सॉइल, यानी कि इसमें ज़्यादा जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो कॉटन की करते हैं, और इसीलिए इस सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। और ऑप्शन अगर देखेंगे तो स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है क्लाउड से रिलेटेड। क्लाउड यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, ये सबसे पहले हमें फाइंड करना है। देखिए यहाँ कह रहा है कि क्लाउड को हाइट के अकॉर्डिंग उनके रूप के आधार पर क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। क्लाउड आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड ऑन देयर फॉर्म्स। तो ये बिल्कुल क्लाउड को उनके फॉर्म्स को अलग अलग हाइट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया हुआ है, बांटा हुआ है। जैसे कहते हैं सबसे पहले एक होता है आपका हाई क्लाउड, फिर एक होता है आपका मिडिल क्लाउड, और एक आप देखते होंगे जिसे कहते हैं हम लो क्लाउड। ठीक है, लो क्लाउड जो होता है 2 किलोमीटर से इसकी हाइट क्या होती है, कम होती है, मैक्सिमम 2 किलोमीटर। सेकेंड जो होता है 2 से 6 किलोमीटर की हाइट होती है मिडिल वाला, और 6 से 12 किलोमीटर की मैक्सिमम हाइट तक हमें दिखाई देती है हाई क्लाउड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये पूछ रहा है कि हाइट के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके अलावा दे रहा है कि ऊंचाई के अनुसार इन्हें उच्च, मध्यम और निम्न मेघों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड दे आर क्लासिफाइड हाई, मिडिल एंड लो क्लाउड। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि हाई, मिडिल एंड लो क्लाउड। एक्चुअल में नेक्स्ट ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है थर्ड नंबर कि स्तरीय, वर्षा स्तरीय और स्तरीय कपासी मेघ उच्च मेघ होते हैं। कह रहा है स्टेटस, निम्बो स्टेटस एंड स्टेटोक्यूमुलस जो है हाई क्लाउड है। जी नहीं, ये हाई क्लाउड नहीं होते हैं, ये होते हैं हमारे लो क्लाउड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। वैसे ही आप मिडिल क्लास क्लाउड में जाएंगे तो मिडिल क्लाउड में आपको एल्टो स्ट्रेटस और एल्टो क्यूमुलस, आपको ये ऐसे करके 2 क्लाउड आपको बेसिकली एल्टो क्यूमुलस ये आपको दिखाई देंगे। सीरस, सीरो स्टेटस, ऐसे करके जो क्लाउड है आपको हाई वाले में दिखाई देते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो कह रहा है कि ये उच्च मेघ है, जी नहीं, ये उच्च मेघ नहीं है, ये क्या है, निम्न मेघ है, यानी कि लो क्लाउड होती है। तो इस तरह से स्टेटमेंट जो हमें राइट मिला है वो मिला है 1 and 2। 3 नंबर स्टेटमेंट जो गलत है, ऑप्शंस दिया हुआ है 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी, वाताग्र के संबंध में निम्नलिखित फ्रंटल की बात करता है। देखिए फ्रंटल कहाँ जनरेट होता है, बेसिकली 2 अलग अलग टाइप की जो एयर होती है उनके मिलने से फ्रंटल बनता है। यानी कि अलग अलग टाइप की एयर का मतलब ये होता है कि एक गर्म होती है, एक ठंडी होती है। ठीक है, यहाँ कह रहा है वाताग्र जिस क्षेत्र में गतिमान होता है वहाँ यह मौसम में धीमा बदलाव आता है। जी सही स्टेटमेंट है, जहाँ पे फ्रंटल बनते हैं वहाँ पे मौसम धीरे धीरे चेंज होता रहता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्लाउड वार्म भी होता है, कोल्ड क्लाउड भी होता है। यहाँ पर आपको कोल्ड क्लाउड से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि कोल्ड क्लाउड जो होता है वो तरित झंझा से संबंध होता है। कोल्ड फ्रंट आर एसोसिएटेड विद द थंडर स्टॉर्म्स, यानी कि ये बिल्कुल सही है कि कोल्ड क्लाउड की वजह से क्या होता है, उसका रिलेशन जो होता है काफ़ी तेज आंधी तूफान से संबंधित होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट दिया है कोस्ट वाताग्र, इसे आप उष्ण भी कह सकते हैं या वार्म। इंग्लिश अगर देखेंगे तो गर्म की बात कर रहा है, गर्म वाताग्र। ऐसे वार्म इज द बाउंड्री बिटवीन आवर एडवांसिंग मास ऑफ वार्म एयर वेयर इज ओवर राइडिंग एंड राइजिंग अबव अ मास कोल्ड एयर। ठीक है, तो यहाँ पर दी है कि ठंडी वायु राशि जो है वो बीच की सीमा के है, जहाँ कोष्ण वायु, ठंडी वायु यानी कि गर्म वायु जो है ठंडी कोल्ड वायु के ऊपर क्या होती है, चली जाती है, उसके ऊपर
चली जाती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरह से यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट हम फ्रंटल के रिलेशन में देखते हैं कि सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सॉइल के लिए, सॉइल से रिलेटेड। ठीक है, तो सॉइल से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें हमें राइट स्टेटमेंट फाइंड करना है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जिन मृदाओं में सोडियम और कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक हो जाए और जिनका पीएच 7 से अधिक है वे क्षारीय मृदा है। इसलिए क्षारीय मृदा में सोडियम कैल्शियम की मात्रा होती है और इनका पीएच वैल्यू जो है क्या होता है, 7 से अधिक होता है। एक्चुअल में उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कलाइन सॉइल कहते हैं। स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है ब्लैक सॉइल के बारे में, जिसे अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा, रेगुर सॉइल। रेगुर सॉइल जो है काली कपास मृदा यानी कि कॉटन सॉइल भी इसे कहते हैं, सबसे ज़्यादा कॉटन के प्रोडक्शन होने की वजह से। तो काली कपास मृदा जो होती है दक्कनी बेसाल्टी लावा पर उष्ण एवं आर्द्र परिस्थितियों के कारण विकसित हुई है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा लेटेराइट मृदा ऐसी सतह है जिनका गहराई से अपक्षय हो जाता है और जिनमें सिलिका का निछालन हो जाता है। यहाँ निछालन का मतलब ये है लीचिंग प्रोसेस की बात कर रहा है, लीचिंग प्रोसेस की। इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल में ये जो सॉइल है, कौन सी सॉइल है, लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी जो है जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश जहाँ होती है वहाँ मैक्सिमम हमें लेटेराइट मिट्टी मिलती है। 200 सेंटीमीटर बारिश की बात क्यों करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जब बारिश होती है तो उन प्लेस पे, जैसे जिस प्लेस पे भी बारिश होती है तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से मिट्टी में जो एलिमेंट पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, जो भी सिलिकॉन, तो ये एल्युमिनियम, ये सारे जो भी पाए जाते हैं वो बारिश की वजह से, बारिश के पानी के साथ सरफेस से वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि सरफेस वाले एरिया से इनका लीचिंग हो जाता है, इसी को हम लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। और ये आकर के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं और ऊपर की जो मिट्टी होती है उसे हम लेटराइट कहने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लेटराइट सॉइल से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है लेटराइट मिट्टी जो है ऐसी सतह है जिनका गहराई से अपक्षय हो जाता है और जिनमें सिलिका का निछालन हो चुका होता है। तो जी बिल्कुल, ज़्यादा बारिश होने की वजह से सिलिका का लीचिंग हो जाता है और इसीलिए इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो इसमें से आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। घास भूमि के बारे में बात रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है घास इससे रिलेटेड सही है, यानी कि ग्रासलैंड के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये कह रहा है कि मध्य अक्षांशीय घास भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र जहां वृक्ष और झाड़ियां नहीं मिलते हैं। सबसे आसान है कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें हम क्लियर कर लें। एक्चुअल में किस घास के मैदान की बात कर रहा है। हमारे यहाँ आप लोग कुछ देखे होंगे पूरे वर्ल्ड में और या इंडिया में भी कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं और पूरे वर्ल्ड को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड भी करते हैं, एक टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन में। ये बेसिकली ये भी कंसेप्ट हमें पता रहेगा। और इसके अलावा अक्षांशों को हम जो बेसिकली डिवाइड करते हैं लो, मिडिल एंड हाई। ठीक है, इस बेस पर इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। इससे क्या होगा आप ऐसे समझिए, यहाँ दिया हुआ है ये है आपका एरिया जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री। देन इसके अलावा ये है कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये वाली लाइन है इसे कहते हैं मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, यानी कि उष्णकटिबंधीय, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, गर्मी आती है। ठीक है, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर और नीचे सन की रेस हमेशा होती रहती है, इसीलिए पूरी धरती पर ये सबसे गर्म प्लेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। इसमें पाए जाने वाले जो होते हैं वो होते हैं सवाना, इसके आसपास आपके पास भी थोड़ा बहुत वेल्ड्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो प्रेरी दिख रहा है इससे ऊपर की तरफ और स्टेपीज भी दिख रहा है इसके ऊपर की तरफ, टुंड्रा यहाँ देख पा रहे होंगे। क्वेश्चंस जो आपसे पूछा है, क्वेश्चंस में बेसिकली जो ऑप्शन दिए हुए हैं हम सबसे पहले उनके बारे में देखते हैं और ये देखते हैं कि ये मध्य अक्षांश की बात कर रहे हैं, यानी कि मिडिल लेटीट्यूड की बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए आप सबसे पहले आसानी से ये समझ सकते हैं कि ये होता क्या है। एक्चुअल में जो ग्लोब पे हम अक्षांश रेखाएं खींचे रहते हैं उनको हम 2-3 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
जैसे ये वाला पार्ट जो है आप देख रहे हैं, ये दोनों पार्ट, इसे हम कहते हैं लो एल्टीट्यूड, यानी कि यहाँ ये लो एल्टीट्यूड हो गया। इसके अलावा जस्ट इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो ये हो जाता है, जैसे जैसे पोल की तरफ हम जा रहे हैं, ये लो एल्टीट्यूड हो गया, ये मिडिल लैटिट्यूड हो गया और ये हाई लैटिट्यूड हो गया। इस तरह से इसे 3 पार्ट में डिवाइड किए रहते हैं। यहाँ लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये आपसे जो ऑप्शन दिया है सबसे पहले उसको आप याद रखिए। एक दिया हुआ है आपका ऑप्शन स्टेपीज, देन इसके अलावा दिया हुआ है प्रेयरी, सवाना, पैम्पास। ठीक है, ये 4 आप याद रखिए। यहाँ दिया हुआ है स्टेपीज, ये हो गया प्रेयरीज, यहाँ दिया हुआ है अफ्रीका के पास सवाना और ये हो गया ब्राज़ील के पास पैम्पास। ये 4 जो घास के मैदान है ये आपके ऑप्शंस में दिए हुए हैं। और उसमें पूछ रहा है कि मिडिल में कौन से आ रहा है। बेसिकली मिडिल में देखेंगे तो कर्क रेखा से ऊपर का एरिया, अभी आपने यहाँ देखा कर्क रेखा से ऊपर का ये एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है मिडिल लैटिट्यूड में आता है। ठीक है, ये वाला लो, ये वाला हाई लैटिट्यूड। ठीक है, तो ऐसे आप समझ लीजिए। तो यहाँ कह रहा है कि स्टेप जो है ये चारों घास के मैदानों में से कौन सा जो है सबसे पहले आप दिमाग में देख लीजिए, स्टेपीज और प्रेरी, ये 2 है आपको बेसिकली जो अच्छे से समझ सकते हैं कि ये किस में आएंगे, मिडिल लैटिट्यूड में आएगा। ठीक है, इनमें से हमें आइडिया लगाना है तो नेक्स्ट ऑप्शंस पढ़ करके देखिए, कोशिश करते हैं। यहाँ की जलवायु की विशेषता उष्ण ग्रीष्मकाल, ठंडा शीतकाल, अपेक्षाकृत न्यून वर्षा जो मुख्यतः वसंत और ग्रीष्म ऋतु में होती है। और यहाँ दूसरी थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि आर्द्र भागों में घासों की वृद्धि 1 मीटर ऊंचाई तक या उससे अधिक होती है। ये स्टेटमेंट जो है एक्चुअल में स्टेपीज के लिए फुलफिल होता है, मतलब कि आर्द्र भागों में घासों की वृद्धि 1 मीटर की ऊंचाई या उससे अधिक होती है। ठीक है, तो ये स्टेपीज के लिए आपका स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये आपका इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेपीज। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आइडिया होना चाहिए कि मिड लैटिट्यूड यहाँ दिया हुआ है किसे कहते हैं। ठीक है, इससे थोड़ी बहुत हमें हेल्प मिल सकती थी। और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो दिया हो जहाँ वृक्ष और झाड़ियाँ नहीं मिलते हैं, तो इस वाले एरिया में वृक्ष और झाड़ियाँ एक्चुअल में प्रेयरीज, और जब हम स्टेपीज की बात करेंगे इन दोनों की, तो यहाँ पर झाड़ियाँ नहीं मिलती है, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सही आंसर स्टेपीज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये पूरा एरिया हमने आपको दिखाने के लिए दिखाया हुआ है। ठीक है, ये है आपका जो एरिया कवर किया गया है ना, ये है आपका मिडिल लैटिट्यूड वाला एरिया। ठीक है, नेक्स्ट साइक्लोन और एंटी साइक्लोन से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन इज आर करेक्ट। चक्रवात और प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट दिया है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई के घूमने की दिशा के विपरीत घूमते हैं और प्रति चक्रवात घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में घूमते हैं। आप ऐसे समझिए कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत घूमते हैं। साइक्लोन की बात कर रहा है कि घड़ी की दिशा जो होती है उसके विपरीत घूमते हैं, तो साइक्लोन बिल्कुल नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो है साइक्लोन एंटी क्लॉक घूमता है, और एंटी साइक्लोन जो होता है वो क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चक्रवात प्रायः मेघाच्छन्न या वर्षा के मौसम से संबंध है, जबकि प्रति चक्रवात प्रायः साफ मौसम से संबंधित है। साफ मौसम प्रति चक्रवात बताते हैं और चक्रवात जो है वो क्लाउड को बताते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। थर्ड नंबर ऑप्शन दिया है कि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात का घुमाव घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में होगा, क्योंकि कोरियोलिस बल बाई ओर काम करता है। कोरियोलिस फोर्स की अगर हम बात करें तो कोरियोलिस फोर्स के वजह से ही नॉर्थ पोल की विंड अपने राइट हैंड की तरफ और साउथ पोल की विंड अपने लेफ्ट साइड की तरफ क्या करती है, टर्न करती है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो कह रहा है चक्रवात का घुमाव घड़ी की दिशा के सुई के घूमने की दिशा में होगा, क्योंकि कोरियोलिस बल बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ टर्न करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये नॉर्थ पोल ऐसे डिवाइड कर दिया है, तो नॉर्थ पोल की जो विंड होती है कोरियोलिस फोर्स के थ्रू हमें देखते हैं कि नॉर्थ पोल की विंड अपने राइट डायरेक्शन में मूव करती है, और साउथ पोल की जो विंड होती है वो अपने लेफ्ट साइड की तरफ मूव करती है, लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है,
सही है। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो दी गई विशेषताओं के आधार पर भारत में स्थित समुद्री पत्तन को पोर्ट के बारे में बात कर रहा है, स्पेशल क्वालिटी दे दिया है। तो इससे हमें आइडिया लगाना है कि किस पोर्ट के बारे में यह बात कर रहा है। सबसे पहले दिया हुआ है मुरगांव। मुरगांव पोर्ट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ है। मुरगांव का जो लोकेशन है वह है आपके गोवा में। देन इसके अलावा दीनदयाल यानी कि कांडला बंदरगाह जो है ये आपका गुजरात वाले एरिया में है। फिर कोची बंदरगाह की बात कर रहा है, ये आपका केरल में मिलेगा। और जवाहरलाल नेहरू पत्तन ये जो है हमारे महाराष्ट्र में है, जिसे नहवा बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 प्लेस आपका दे दिया है। इसमें से पहला स्टेटमेंट जो है ये कह रहा है कि ये भारत के पश्चिमी तट पर, देखिए एक्चुअल में अगर देखा जाए तो भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में कौन सा है, दीनदयाल है, ये भी पश्चिम पर ही है। अगर हम ये सोच रहे थे कि ये पश्चिम और पूर्व तट के अकॉर्डिंग कुछ सॉल्व हो जाते, कुछ क्वेश्चन कट जाते, तो कुछ ऑप्शंस तो हमें आसानी हो जाता, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सारे के सारे ऑप्शन जो है ये पश्चिमी तट पर ही है। गोवा की भी बात करें तो यहाँ मिलेगा, इसके वजह से केरला की बात करें तो सबसे इस साइड में मिलेगा, सबसे नीचे, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र वाला एरिया। ये हो गया आपका महाराष्ट्र वाला एरिया। तो इस तरह से सारे के सारे जो है आपके वेस्ट साइड की तरफ ही है। 1 शताब्दी से अधिक पुराना पत्तन है, इसके बारे में इससे हम पता लगा सकते हैं 1 शताब्दी से अधिक पुराना। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो तरंग रोधक यानी कि ब्रेक वाटर और मोल द्वारा भी संरक्षित है। फिर से देख लेते हैं नेक्स्ट। यह लगभग 14 मीटर गहराई का एक ड्राफ्ट चैनल बड़े जहाज़ों को बंदरगाह में प्रवेश करने का अवसर देता है। यह जो ऑप्शंस बात कर रहा है वो बात कर रहा है मुरगांव बंदरगाह के बारे में। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुरगांव बंदरगाह। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल गया ऑप्शन नंबर ए। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो परफेक्ट हो रहा है मुरगांव पत्तन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दी गई विशेषताओं के आधार पर लौह एवं इस्पात संयंत्र को पहचानिए। यानी कि यह कह रहा है कि ये हमारे यहाँ इस्पात संयंत्र कुछ दे दिया हुआ है। ये हमारे पास कुछ इस्पात संयंत्र है और इसमें हमें आइडिया लगाना है ये जो स्टेटमेंट दिया है वो किसके लिए दिया गया है। तो इस तरह से अगर देखें हम तो सबसे पहले कह रहा यह झरिया से कोयला और सुंदरगढ़ तथा केवझर से लौह अयस्क प्राप्त करता है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सबका, तो झरिया की अगर बात करें तो ये है हमारे झारखंड में, और सुंदरगढ़ की बात करें तो ये है उड़ीसा में। केवझर की बात करें या केवझर की बात करें, केदुझर की बात करें तो ये भी उड़ीसा में ही है ये प्लेस। विद्युत भट्टियों के लिए बिजली हीराकुंड से प्राप्त की जाती है। हीराकुंड हमें मिलेगा उड़ीसा में। और कोयल तथा शंख नदियों से जल राउरकेला ये हो जाता है आपका उड़ीसा में। ठीक है, इस तरह से बेसिकली हम देखें तो झरिया से कोयला मंगाने का काम करता है राउरकेला, और सुंदरगढ़ तथा केवझर से जो कोयला जो है सुंदरगढ़ तथा केवझर से लौह अयस्क प्राप्त करने का काम भी राउरकेला इस्पात संयंत्र करता है। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राइट स्टेटमेंट की बात कर रहा है। महासागरीय परपटी महाद्वीपीय परपटी से क्या है, भारी है, यानी कि द ओशनिक क्रस्ट इज हैवियर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा वेट वाला होता है, भारी होता है। ठीक है, पृथ्वी का अधिकांश आंतरिक उष्मा मेटल के भीतर समाहित होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। परपटी में बृहत संवहनी कोष्ठों द्वारा उष्मा प्रसारित होती है और प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रियाओं का संचालन होता है, यानी कि जो एनर्जी का सबसे मेन सोर्स होता है वो संवहनीय कोष्ठ ही होता है, जिसकी वजह से प्लेटों में क्या होते हैं, हलचल होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इस तरह से राइट स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 और 3।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। 136, दी गई नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि रिवर से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कौन सा सही है। राइट स्टेटमेंट की बात कर रहा है। सबसे पहले बोल रहा है सांगपो क्रॉस ओवर इनटू द इंडिया अंडर द नेम ऑफ दिहांग, यानी कि सांगपो जो है भारत में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। इसके अलावा दिया सेकेंड स्टेटमेंट, गोदावरी भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है जिसमें भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10% शामिल है। और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है चंबल और बेतवा नदियाँ गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश में सीधे गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, देखिए सांगपो रिवर की अगर बात करें तो ये सांगपो रिवर या आप इसे हम इसे कह सकते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो इंडिया की अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्रा रिवर्स को कई प्लेस पे अलग अलग नामों से हम जानते हैं। जैसे सांगपो की अगर बात कर रहा है तो ये सांगपो रिवर इजीली स्टेटमेंट दे सकता था सांगपो रिवर के बारे में, लेकिन थोड़ा सा इसने चेंज किया है कि आप समझ पा रहे हैं कि किस रिवर के बारे में बात कर रहा है, किस रिवर के बारे में नहीं। सबसे पहले आप देखेंगे तो सांगपो रिवर का जो लोकेशन आपको मिलेगा वो आपको ये मानसरोवर लेक से ही इसका ओरिजिन पॉइंट होता है जो बे ऑफ बंगाल की तरफ लेकर के इसे आता है। यहाँ से निकलती है ये रिवर, तो इस चाइना वाले एरिया में चीन में इसे हम कहते हैं सांगपो। और इसके अलावा ये जो भारत में जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो यहीं पर इसे हम दिहांग के नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और असम में जब ये एंटर करती है तो इसे हम ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ था इसमें कह रहा है कि सांगपो भारत में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है, तो ये राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है तो उसे हम वहाँ पे दिहांग कह रहे हैं, और असम में जब जाती है तो इसे हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। ठीक है, चीन में भी इसे हम क्या कहते हैं, चीन में इसे सांगपो कहते हैं। तो वो सांगपो इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा लिख सकता था, बट हमें कंफ्यूज करने के लिए इसने सांगपो दे दिया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है गोदावरी का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है जिसमें भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10% शामिल है। यानी कि गोदावरी रिवर के बारे में बात कर रहा है कि गोदावरी रिवर जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो जी हाँ, गोदावरी जो है गंगा के बाद से अगर सबसे बड़ा नदी बेसिन कोई भारत का है तो वो है गोदावरी है। इसके बाद से तीसरे नंबर पे जो आती है वो है कृष्णा रिवर, और कृष्णा के बाद जो आती है रिवर वो होती है यमुना, और यमुना के बाद जो आती है वो होती है नर्मदा रिवर। तो ये भारत की मेन 5 नदियां हैं जो क्या है अपने बेसिन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी गंगा, दूसरे नंबर पे गोदावरी, तीसरे नंबर पे कृष्णा, चौथे नंबर पे यमुना और 5वें नंबर पे नर्मदा आती है। ये स्टेटमेंट भी दूसरा क्या है, सही है। देन इसके अलावा चंबल और बेतवा नदी गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश में सीधे गंगा से मिलती है। एक्चुअल में जब हम गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी की मेन जो सहायक होती है वो होती है यमुना, और यमुना की सहायक नदी है आपके चंबल और बेतवा। तो यहाँ ये कह रहा है कि चंबल और बेतवा नदी जो है गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इस तरह से सही स्टेटमेंट हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें। दी गई विशेषताओं के आधार पर जीवोम की पहचान कीजिए, यानी कि उनकी जलवायु की विशेषता अधिक वर्षा और शीत से मृदु शीत तक परिवर्तित होने वाले तापमान है। यहाँ पर सबसे पहले आप पूरे क्वेश्चंस को पढ़िए, नीचे दिया गया है, इनमें से सेलेक्ट करना है कि किसके बारे में बात कर रहा है। तो इनकी जलवायु की विशेषता क्या है, अधिक वर्षा है और शीत से मृदु शीत तक परिवर्तित होने वाले तापमान है। ठीक है, इन वनों में मतलब शीत से थोड़े से कम। इसके अलावा इन वनों में मुख्य रूप से पर्णपाती वृक्ष डिसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं जिनमें मेपल, ओक, हिकारी और बीचवुड शामिल है। वृक्षों में रकून, ओपोसस, चमगादड़ और गिलहरियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखना है किसके बारे में बात कर रहा है तो उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन, बोरियल वन, भूमध्य सागरीय वन। जीवोम की जब हम बात करते हैं तो जीवोम में एक्चुअल जो है वो वन वाले भाग में इसको कई पार्ट में भी डिवाइड किया गया रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कहाँ पर अधिक वर्षा और इसके अलावा शीत से मृदु शीत तक परिवर्तित होने वाले तापमान। तो ये सबसे पहले इसमें से एक चीज है, ऑप्शन नंबर 3 को अगर देखें तो वृक्षों में
वृक्षों में रकून, ओस्पोसस, चमगादड़ और गिलहरियाँ पाई जाती है। ये वृक्षों की बात नहीं कर रहा, एक्चुअल में देखा जाए तो ये इन वनों में मुख्य रूप से पर्णपाती वृक्ष, ये आपके रकून, ओस्पोसस, चमगादड़ और गिलहरियाँ पाई जाती है। यहाँ फोकस करेगा, ये एनिमल्स के नाम ले रहा है। तो यहाँ पर ये सारे जो एनिमल है, रकून हो गया, ओस्पोसस हो गया, चमगादड़ हो गया, गिलहरी हो गई, ये बेसिकली जो हमें देखने को मिलते हैं ये शीतोष्ण वन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन वनों में मुख्य रूप से पर्णपाती वृक्ष जिनमें मेपल, ओक और हिकारी पाए जाते हैं वो शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वेजिटेशन से काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस पूछा गया था। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। बस यहीं तक। अगर कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे तो फिर उसे अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बाकी और भी जो सब्जेक्ट आपके सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।